नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। और ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो टेलीग्राम के चैनल में आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज जो टॉपिक्स हैं उसमें 5 टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट को देखेंगे हम लोग। तो मृत्यु दंड की बात यहां पर की गई है। जब से हम एरिस्टोटल को पढ़ते हैं तभी से ये जो है एक पुलिस राज्य की या राज्य में पुलिस की आवश्यकता को क्या माना जाता है, अपरिहार्य माना जाता है। वहां से क्यों? क्योंकि एक जो सोशल ऑर्डर है वो बनाए रखा जा सके। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में पनिशमेंट की बात आई तो वहां पर कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा होगा, नॉर्मल सा सोचने की आवश्यकता है यहाँ पर। किस लिए? कि बहुत ही ज्यादा जो हीनियस क्राइम होगा उसके लिए दिया जाता होगा। लेकिन यहीं पर मानवाधिकारों की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाता है। ठीक है, तो इसी के कॉन्ट्रडिक्शन में ये आर्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग जीएस पेपर सेकंड में रखेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, सब्सिडी रेजीम इन इंडिया। इस पे कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन को फ्रेम किया है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है पॉपुलिस्ट अप्रोच में जो है कई सारी चीजें जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट में देते हैं। तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कब तक है? जब तक इनका तार्किकीकरण किया जाए। तार्किकी जो आपका रैशनलाइजेशन है उस आधार पे सब्सिडी दिया जा रहा है। अगर वल्नरेबल ग्रुप्स को सोसाइटी में उनके उत्थान के लिए अगर उसको दिया जा रहा है, उनके उन्नयन के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, समावेशी विकास के उद्देश्य से दिया जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर इसको सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल जो उनका गेन है या पॉलिटिकल जो प्रॉफिट है उसको मोबिलाइज करने के लिए दिया जा रहा है तब देश के लिए वो समस्या है, राष्ट्र के लिए समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि श्रीलंका किस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पेपर दोनों में आएगा ये आपका, इसको देखेंगे हम लोग डिटेल में। तीसरा जो है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की बात कर रहे हैं तो सोलर फ्लेयर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कोरोना के बारे में सुना होगा, जो आउटर लेयर होती है आपकी सन के एटमॉस्फेयर में, तो उससे रिलेटेड है। इसको देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी का कोर पार्ट है आपका, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है तो फर्स्ट और थर्ड पेपर जो है आपका वहां पर ओवरलैप है ये आपका टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें यूएससीआईआरएफ जो 2022 की रिपोर्ट है, दरअसल ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है, किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में। तो इसको अशांत देश के रूप में भारत को रखा गया और भारत ने इसका विरोध भी किया है, तो इसको देखेंगे हम लोग। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता से है तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, कहीं ना कहीं जो आपका रिलीजियस जो हार्मनी होती है सोसाइटी में, अगर उसमें किसी तरीके की समस्या होती तब उस देश को जो है वहां पर क्या रखा जाता है कि भैया अशांत है क्षेत्र, ये देश अशांत है, तो उस तरीके से यहां पर जो है भारत को रखा गया, भारत ने इसका विरोध किया है। इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का ही पार्ट है। लास्ट जो आर्टिकल है आज का वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक जो आपका फर्टिलाइजर है। तो नॉर्मल सी चीजें देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, फिर उसके बाद जो है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि पहले एनपीके का नाम सुना हमने, अगर हमको पता है कि उर्वरक डालना है तो हम गए दुकान में, हमने बोला कि भैया आप जो है खाद दे दो, उर्वरक दे दो, और जो एक बनी बनाई लीक है हम वही ले लेते। तो हमको पता नहीं होता कि किस सॉइल को कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है। अगर रेड सॉइल है वहां पर तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, ब्लैक है तो वहां पर अलग है, लेटेराइट सॉइल है तो उसकी डिमांड अलग है ना। तो स्पेसिफिक मतलब डिमांड स्पेसिफिक
अगर वहां पर न्यूट्रिएंट दिलाते हैं, देते हैं उस सॉइल को, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, एनहांसमेंट होगा, उत्पादकता में उन्नयन होगा, उसी से रिलेटेड है, इसको देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आर्टिकल को अब हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो यहां पर जो कैपिटल पनिशमेंट की बात है, नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, उसने ये बोला है कि ये जो डेथ पेनाल्टी है उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए। पहली चीज, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको टोटली जो है वहां से हटा भी दिया गया है ना। तो अब कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करने के बाद अपराधी बन चुका है जो व्यक्ति, ठीक है, तो उसको न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जो है उनको क्या दिया जाना, मृत्यु दंड दिया जाना। तो ये किसी भी क्रिमिनल को ऑफेंस के अगेंस्ट दिया जाने वाला हाईएस्ट पेनाल्टी है जो उसको अवॉर्ड किया जा रहा है किसी भी अक्यूज को, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जैसे कई सारे जो आपके हीनियस क्राइम है ना, जो एक्सट्रीमली सीवर केसेस होते हैं, जैसे मर्डर है, रेप है ना, ट्रीजन वगैरह है, तो इस पर दिए जाते हैं इस तरीके की जो आपकी पेनाल्टी वगैरह दी जाती है, अवॉर्ड की जाती है ना, ठीक है। इसके बाद जो है नॉर्मल सी चीज की भारत में हमको सबसे पहले इसका वैधानिक आयाम देखने की जरूरत है कि भैया आईपीसी के अंतर्गत कौन सा इसमें जो है सेक्शन है। तो सेक्शन कौन सा है, 302। आप समझिएगा 302 जो है 302, इसके अंदर क्या बताया जाता है, डेथ पेनल्टी का रीजन, और फिर जो हमारी क्या है सीआरपीसी जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो स्टैब्लिश करता है कि किस प्रोसेस के द्वारा जो है इसको अवॉर्ड किया जाएगा डेथ पेनाल्टी। मतलब दो चीजें हैं यहां पर, भारतीय दंड संहिता जो है आपकी, उसकी धारा 302, वहां पर मृत्यु दंड का कारण प्रदान किया जाता है। उसके बाद किस प्रक्रिया के द्वारा जो है मृत्यु दंड देने की प्रक्रिया को स्थापित किया जाएगा, उसका जो उल्लेख है हमारे, वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता से है। अब बताइएगा कौन से चार्टर एक्ट से आया ये, 1858 से आया है कि 1861 से आया, आईपीसी कहां से आया बताइएगा जरा, है ना, कि जो भी हमारे यहाँ संवैधानिक विकास है वहीं से धीरे धीरे जो है क्रमिक विकास हुआ है। तो बताइएगा कहां से ये सब प्रावधान आए हैं, सीआरपीसी कहां से आया है, आईपीसी कहां से आया है, ठीक है। इसके बाद जो आईपीसी है उसके सेक्शन 302 हमने देख लिया कि उसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर हत्या करेगा तो उसे उस हत्या करने के संदर्भ में क्या दिया जाएगा, या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा उसको, ठीक है, आजीवन कारावास दिया जाएगा, और उसके साथ जो है मॉनेटरी टर्म्स में भी जो है उसको फाइन वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उसको जो है डेथ भी, जो डेथ पेनल्टी है वो भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है लाइफ का, है ना, लाइफ टाइम, वो भी दिया जा सकता है। नॉर्मल सी चीज है। यहां पर दरअसल ये देखा जाता है कि करने का जो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर अपराध कर रहा है और एट अ टाइम अगर उसने अपने टेम्परामेंट में या आक्रोशित होके, जहां पर वो विवेक शून्य हो जाए, अगर उसने ऐसा किया है तो फिर वहां पर जो है कंटेक्स्ट देखती है कोर्ट, ठीक है ना। और अगर कोई आप देखते हैं कि किसी ने मर्डर कर दिया, काफी दिन तक जो है उसने लाश को भी रखा है, तो इसका मतलब ये सोची समझी हुई तरीके से किया है, उसने अपने बिल्कुल कॉन्शियस रहते हुए किया है, दिमागी रूप से व्यवस्थित रहते हुए किया है ना, तो वहां पर उसको माना जाता है कि जघन्यों में जघन्य अपराध है, तब जाके कैपिटल पनिशमेंट वहां पर दी जाती है ना। कंटेक्स्ट देखती है हमेशा कोर्ट वहां पर। और जो सेक्शन 303 है उसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को पहले से ही आजीवन कारावास प्राप्त है और आगे जाकर अगर वो किसी की हत्या भी कर दिया गया उसके द्वारा, अगर वो आगे जाके किसी का मर्डर कर देता है तो उसे भी फिर क्या दिया जाता है, डेथ पेनल्टी वगैरह दी जाती है। नॉर्मल सी चीजें हैं, ये याद नहीं करना है हमको, ठीक है ना। सीआरपीसी की बात करेंगे तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है। इसमें पूरे के पूरे प्रोसीजर को जो है डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सेक्शन 366 है तो उसमें यह बोला गया है कि कोई भी सेशन कोर्ट जो है उसके द्वारा मृत्यु दंड अगर दिया जाता है ना, जो कोर्ट ऑफ सेशन है अगर वो पास करती है कोई भी आपका डेथ सेंटेंस, है ना, तो जो प्रोसीडिंग्स है वो सबमिट कहां किया जाएगा बताइए, हाई कोर्ट में किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब तक उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि ना कर दे कि इसको जो है यहां पर क्या दिया जाएगा कैपिटल पनिशमेंट, तब तक उसको वहां पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, सेक्शन 368 में भी ये कहा गया है कि 366 के अंतर्गत जो भी यहां पर सबमिट किया जाएगा उसको कंफर्म जो है, कंफर्मेशन कौन देगा, तो हमारी माननीय उच्च न्यायालय देगी, हाई कोर्ट देगा, और वही पास करेगा कोई भी जो आपका सेंटेंस होगा, ठीक है ना। ये यहां पर बिल्कुल लिखा गया है हमारे यहां, वारंटेड बाय लॉ और मे एन्यूल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब वहां पर जो ये प्राधिकार है, जो वहां पर प्राधिकार क्षेत्र है वो किसका, हाई कोर्ट का है, तो वो जो है दोष सिद्ध भी कर सकता है
है ना, उसके लिए अन्य दंडनीय प्रावधान भी कर सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है, और किसी और जो भी अपराध का आरोपी है उसको दोषी भी ठहरा सकता है। नॉर्मल सी चीजें यहां पर ये समझने की जरूरत है कि हाई कोर्ट को जो है यहां पर क्या किया गया है, हाई कोर्ट को वहां पर प्राधिकार दिया गया है इससे रिलेटेड। इसके बाद 2 जजों की जो बेंच होती है वो इसकी क्या करती है, सुनवाई करती है। ये कहां पर लिखा हुआ है, सेक्शन 369 में लिखा गया है ना। 2 जजेस की बेंच होती है, या तो कम से कम 2 जजेस या उनसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें फिर उसको साइन भी किया जाना चाहिए एटलीस्ट 2 जजेस की। अब रीजनिंग है एटलीस्ट 2 मतलब मैक्सिमम कितनी भी होगी, लेकिन मिनिमम जो है आपके 2 जजेस को उस बेंच में होना आवश्यक है। अब यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और डेथ पेनल्टी की बात करें तो जैसे राइट टू लाइफ होता है, ठीक है ना, तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐच्छिक जो है, जैसे कई सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग बेचारे कोमा में है ना, दिमाग उनका जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो जी रहे हैं। तो ये भी हमारे यहाँ मांगा जा रहा था ना, मांग हो रही थी लगातार कि उनको जो है वो स्वैच्छिक जो है मृत्यु का जो है अधिकार दिया जाए उनको। ये भी बात हो रही थी। कई देशों में ऐसा भी बोला जाता है कि राइट टू लिव तो राइट टू डाई भी वहीं पर आएगा अधिकार, है ना। ये देखिए व्यापकता जो है फंडामेंटल राइट्स की, जो यूएसडीआर है आपका 1948 का, वहीं से चालू हुआ है, जिसको हम सार्वभौमिक घोषणा पत्र बोलते हैं मानवाधिकारों से रिलेटेड। फिर 1966 है। तो धीरे धीरे जब जैसे एलपीजी आया 90s के बाद, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती गई तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की डिमांड भी बढ़ती चली गई। तो आर्टिकल 21 का जो आप आज इतना व्यापक स्वरूप देख रहे हैं भारत में, वो आपका स्थापित होता है 1978 में मानेका गांधी वाले केस से। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कीवर्ड है ये आपका, ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। और यहां पर डिग्निटी वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है ना, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। यहीं पर जो है आधार में आप देखेंगे कि आधार वाला जो इश्यू हुआ, पुट्टू स्वामी वाला जो केस है ना, ये जो केसेस आप देखते हैं उसमें क्या है, राइट टू लिबर्टी पर अब फोकस किया जा रहा है ना। राइट टू फ्रीडम और राइट टू लिबर्टी में बहुत डिफरेंस है। फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस होता है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। ये जो लिबरलिज्म स्टार्ट होता है, जहां से रूसो लॉक वगैरह आप देख रहे हैं, वहां से स्टार्ट होता है, मिल बेंथम वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, दोनों में डिफरेंस बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के हम यहाँ पर जजमेंट देख सकते हैं इससे रिलेटेड, जो कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो एक याद रखेगा 1973 का केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा भी स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ, ये 1979 का राजेंद्र प्रसाद जी का है वो, है ना, स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ। उसके बाद बच्चन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980s। उसके बाद मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, ठीक है ना। ये 4 केसेस है, इसमें से 1-2 याद रखना, सारे के सारे नहीं, ठीक है। यहां पर जो है इसके फेवर में और अगेंस्ट में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके पॉजिटिव में भी हमको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और नेगेटिव में भी लिखने हैं, है ना। ये तरीका होता है ताकि बायस्ड हमारा आंसर ना हो। कोई भी चीज अपने आप में पूरी तरीके से सही या गलत नहीं होती है ना। ये जैन धर्म का सिद्धांत बताता है, बिल्कुल हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करना हमको। तो यहां पर देखिए जो डेथ पेनल्टी है उसको कई जगह इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि भैया जो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, अगर इस तरीके की व्यवस्था की गई है तो क्यों की गई है, डेटरेंस के लिए। भय, लोगों में भय होना चाहिए कि भैया हमने अगर ये क्राइम किया तो हमारे साथ ये व्यवहार होगा, इसलिए बनाया गया था इसको। लेकिन अब हमारे यहाँ कई सालों तक जो केसेस चलते रहते हैं और जो आपके आर्थिक रूप से सशक्त लोग हैं, है ना, वो अगर केसेस से निकल जाते हैं आराम से, तो उनके मन में क्या बैठ जाता है कि वो हर चीज को डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो तर्क दिया जाता है ये कि जघन्य अपराध करने वालों में भी ये डर बैठ सकता है कि भैया अगर हमने किसी की जान ली तो हमारी भी तो जा सकती है। तो इस तरीके का डेटरेंस, इस तरीके का फियर कॉन्शियस, इस तरीके का भय उत्पन्न होगा, ऐसा तर्क दिया जाता है। दूसरा जो तर्क यहां पर दिया जाता है वो बोला जाता है कि यहां पर जो भी आरोपी है, मान लीजिए हीनियस क्राइम का, ठीक है, तो अब जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं तो उनको ये पता है कि मान लीजिए कि उनके परिवार पर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना, और उनके साथ जो भी उनके आश्रित लोग हैं, मान लीजिए कोई ब्रेड विनर है, अब वो नहीं मिला तो उनके परिवार को भी तो उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एक ये भी भय होता है। दूसरी चीज ये बोला जाता है कि जो ये हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर वो जीवित रहते तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसा क्राइम दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सीधी बात है जो हम 4th पेपर में पढ़ते हैं कि जो हमारा इनर कॉन्शियस, मतलब जो हमारा साउंड है, जो हमारी आवाज है, आत्मा की आवाज उसको बोलते हैं, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं माइंड के,
ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड की जो आवाज है जिसको हम चेतना बोलते हैं, है ना, तो वहां पर उनकी चेतना ऐसी हो जाती है कि अगर वो वैसा क्राइम बार बार भी कर रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, नैतिकता का भी वहां पर आयाम आता है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे लोगों को अगर जीवित रखा जाता है समाज में तो एक नेगेटिव नैतिकता के आयाम पे एक ऋणात्मक संदेश जाता है, इसलिए भी कैपिटल पनिशमेंट देना आवश्यक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बोलते हैं कि आर्टिकल 21 के बिहाफ में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है तो ये राज्य के खिलाफ नागरिकों को प्राप्त अधिकार है ना, इसलिए बोलते हैं ये नेचर में नेगेटिव है ये आपका। क्यों? ताकि राज्य जो है आपका निरंकुश ना हो, जैसे पहले राजा वगैरह होते थे। ठीक है, और अगर इसका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को कहां करोगे, हाई कोर्ट को कैसे करोगे, किस आर्टिकल के अंतर्गत अप्रोच, तो आर्टिकल 226। यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइएगा कि जो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है उनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताइएगा, है ना, कि क्या क्या पावर है, क्या पूरी की पूरी सेम है या कुछ अलग से भी पावर है हाई कोर्ट को। आप देखेंगे तो आपको जो है इंटरेस्टिंग थिंग वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि रेयरेस्ट, जो आपका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, जो रेयरेस्ट हैं, रेयर केसेस होते हैं, वहीं पर बस भारत में डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि भैया ठीक है फिर ये, है ना। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो भारतीय हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, वो ये भी अपील की भी व्यवस्था करता है। मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन में कोई प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ आप। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 72C ये क्या है बताइए। आर्टिकल जो 72 है पार्डनिंग पावर है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। तो वहां पर क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में भी भारत के राष्ट्रपति महामहिम के समक्ष भी अपील कर सकते हैं कि भैया हमारा ये जो डेथ पेनल्टी है उसको आप जो है समाप्त करिए, है ना। ठीक है, फिर वो उसके पीछे रैशनल देख के फिर वो वहां पर डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष में तर्क तो सबसे पहला आप समझ लीजिए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है ना, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आज के प्रोग्रेसिव सोसाइटी में बोलते हैं कि मानवाधिकार जो है सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मानवों से मिलकर क्या बनी है सोसाइटी। मानवों का जो आपका मानवों का ही जो सम है आपका, वो क्या है सोसाइटी है। सोसाइटी ही तो मिलके क्या बनाती है, स्टेट बनाती है, स्टेट मिलके वर्ल्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसके द्वारा सरकार जो है क्या करती है कि जो प्रतिशोधात्मक न्याय है वो यहां पर सुनिश्चित करती है। तो कई सारे व्यक्तियों को उनके जीवन से वंचित कर दिया जाता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन से ही संदर्भित है ये आपका, है ना, अगेंस्ट में जो आपका तर्क दिया जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि ये राज्य जो है इसका गलत तरीके से प्रयोग भी कर सकती है, वहां पर निरंकुश भी हो सकती है। और एक तरीके से ये जो वेनेजियंस बोलते हैं जिसको, प्रतिशोध का एक सैनिटाइज्ड फॉर्म भी इसको बोला जाता है ना। इसका आयाम अनैतिक बता रहे हैं। इसके बाद यहां पर ये बोल रहे हैं कि भैया आपने जो कैपिटल पनिशमेंट देना स्टार्ट किया है तो भी जघन्य जो अपराध हैं वो तो उनकी संख्या तो बढ़ ही रही है, वो तो कम हो नहीं रही है। तो ये जो है इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो व्यवहारिता है, जो वायबिलिटी है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा ये वाला पॉइंट आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो वे फॉरवर्ड है तो नॉर्मल सी चीज है कि जितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, हर इंडिविजुअल की, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य जो है वो पूरी तरीके से सारी चीजों का विकास नहीं कर सकती, चाहे नैतिक आयाम हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो आपका, है ना, किसी भी संदर्भ में आप देख लीजिए। तो हर व्यक्ति की, है ना, नैतिकता में आप देखेंगे कि हर इंडिविजुअल जो है, हर व्यक्ति अगर नैतिक हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, है ना, तो वहां पर वो समाज अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव कहलाएगा। वहां पर सामाजिक सौहार्द, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सारी चीजें स्थापित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या जरूरत है, हर इंडिविजुअल की, है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की यहां पर भी आवश्यकता है। उसके बाद यहां पर मान लीजिए जो भी जघन्य अपराध है तो वहां पर जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है, वहां पर जो जांच वगैरह होती है, जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वगैरह है, उसको सशक्त करने की आवश्यकता है ना, उस पे जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वहां पर उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, उसके अलावा भी जो उसके वैकल्पिक समाधान है उन पर भी बातचीत किया जाना चाहिए, उनको भी देखा जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सब्सिडी रेजिम इन इंडिया है। तो सब्सिडी जो है वो कई जगह प्रोडक्टिव भी है, कई जगह वेस्टफुल भी है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो सब्सिडी होता क्या है, तो किसी भी वस्तु की जो कीमत है ना, तो उसको कम करके वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रदान की जाने वाली जो आपकी वित्तीय सहायता है, डिफरेंस। मान लीजिए गेहूं जो है उसका रेट मान लीजिए 50 रुपए है,
ठीक। अब इसको सब्सिडाइज्ड रेट में देना है हमको लोगों को, तो हमने 5 रुपए में दिया, तो 45 रुपए की सब्सिडी होगी कि नहीं होगी? वो 45 रुपए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी उसका वहन कर रहा होगा, तो एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ठीक है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है, अब इसमें जो मेन जो संदर्भ है वो क्या है कि ये समझिए कि जैसे किसी चीज की कीमत कम हो जाती है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में कमी हो जाएगी, अगर उसको हम सस्ते में दे रहे हैं, कोई चीज सस्ती हो गई है ना, तो लोग ज्यादा खरीद पाएंगे उसको। ठीक है। तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल सी चीज है ना। ये ऐसे समझिए रेपो और रिवर्स रेपो, या आप ऐसा समझिए कि जो ब्याज की जो दरें होती बढ़ाई और घटाई जाती, जो इकोनॉमिक्स में देखा आपने, सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई का पूरा साइकिल है वो, है ना। उसको कई बार मैंने आपको ब्रीफ भी किया है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो वापस से उसको देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका जो सब्सिडी के मेन पर्पस की हम बात करें यहाँ पर, तो जो विशेष रूप से जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भोजन पोषण उसका न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए, है ना, जो संसाधन है, संसाधनों का समतामूलक वितरण, है ना। यह आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो उसके तहत भी जो है सब्सिडी वगैरह दी जाती है, ताकि समावेशी विकास हो, सभी लोगों को जो है ऐसे आयाम प्रदान किए जाएं जिससे वो अपने जीवन में अपेक्षित रूप से विकास कर पाए। अब दो तरीके की सब्सिडी होती है, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी होती है। डायरेक्ट का मतलब जैसे कृषि के अंतर्गत सब्सिडी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि है, ब्याज मुक्त ऋण है आपका, है ना, पीएम जो है योगी मानधन योजना जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह जो होती है, तो ये दिया जाता है ना। तो उससे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी बनाया जाता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर क्या किया जाता है और भी जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है वो कैसे होती है, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि टैक्स ब्रेक्स हो गए, इंश्योरेंस दे दिया हमने, लो इंटरेस्ट लोन्स दे दिए हमने, डेप्रिसिएशन जो है राइट ऑफ कर दिया वहां पर, ठीक है ना, रेंट रिबेट दे दिया, तो इनडायरेक्ट होता है ना। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज वगैरह भी होती है, तो दो तरीके की होती है, इसमें लोन वेवर वगैरह भी आता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड सब्सिडी, तो ये सब होती है, देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें, दो तरीके की सब्सिडी होती है। और इसमें मेन मुद्दा हमेशा यही होता है पॉपुलिस्ट अप्रोच वाला, कि हमको जैसे ही चुनाव आए सारे बिल माफ हो गए, तो भैया मोटिवेशन मिला समाज को, किसानों को, कि हमको बिल क्यों भरना है, ये सरकार तो वैसे ही माफ कर देगी। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है ना, कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, भ्रष्ट तंत्र में कन्वर्ट होने में। ये मैंने शब्द भाई कई बार यूज किया, टेक्निकल है ये पूरा का पूरा, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे। तो सब्सिडी के बेनिफिट्स क्या है, तो हायर कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है इसमें, है ना, उसको प्रोत्साहन मिलता है। सोशल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आय का पुनर्वितरण, ताकि जो आय है उनका संकेंद्रण कुछ हाथों में ना हो, है ना, सभी लोगों के पास जो है अपेक्षित मात्रा में आय हो, प्रति व्यक्ति जो आपकी आय है वो बढ़े, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो इन सब में भी ये जो है आपका ये बेनिफिट देता है, यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। उसके बाद कीमतों को नियंत्रित करने में और स्थिरता बनाए रखने में ये आपका सहायक है। ठीक। फिर इसके बाद चीपर प्राइस में फूड प्रोवाइड करने में सहायक है। क्यों? क्योंकि राइट टू फूड जो है वो तो बेसिक राइट है। फूड जो राइट टू फूड है वो क्या है, बेसिक राइट है। क्या इसीलिए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लाया है? इसीलिए लाया है। इश्यू क्या है इसके साथ, तो इश्यू सबसे पहली तो पॉपुलिस्ट अप्रोच है। दूसरी चीज ये कि भैया इसमें भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है। जबकि आप देखेंगे कि जैसे कुछ सब्सिडीज जैसे कि बिजली है ना, फर्टिलाइजर है, एमएसपी है, इनका अगर नेचर देखेंगे तो ये तो यूनिवर्सल है, तो सभी परिवारों को दिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख के दिया जाता है, ये एक मुद्दा है ना। फिर उसके बाद ये है कि ये नेचर इसका यूनिवर्सल होना चाहिए, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो देखिए ऐसा है कि ये गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों को अधिक लाभान्वित करती है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वैसा है, तो इसको क्या कंसीडर किया जाता है कि नेचर में रेग्रेसिव है ये आपका। उसके बाद 2011 का जो सेंसस है उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर भी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्लियर कट डेटा नहीं है कि किस तरीके से आप एक्सक्लूड करोगे, किस तरीके से इंक्लूड करोगे। मैं एसईसीसी की बात कर रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक जो आपका सेंसस वगैरह आया उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें बहुत सारे डुप्लीकेसी और घोस्ट बेनिफिशियरी हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं, है ना। बिचौलियों का वहां पर क्या है, उपस्थिति है। तो जहां पर मिडिल मैन है तो वहां सरकार को भी घाटा लग रहा है, और जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसके पास तक सब्सिडी पहुंच भी नहीं रही है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पीडीएस में लीकेज की बात करें तो एग्जांपल के थ्रू, ये एग्जांपल आप अपने पास रख भी सकते हैं, 46% का लीकेज देखा जाता है पीडीएस में।
ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसमें छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वहां का मॉडल हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि इसकी जो विकृतियां है, इससे गरीब लोग अंततः और ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जब भी कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा तो गरीबों पर, वल्नरेबल ग्रुप्स पर सबसे ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमएसपी वगैरह देखेंगे तो मान लीजिए कि केवल गेहूं और चावल के लिए एमएसपी मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो मोनोक्रॉप्स का कल्चर है ना, एक ही तरीके की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं किसान। ये आप देखिए पंजाब में देखिए कि वहां की जो खेती है, वहां की जो जमीन है, उपयुक्त किसके लिए, गेहूं के लिए, लेकिन पैसा ज्यादा किसमें मिलता है, चावल में, तो चावल उगाते हैं। अब वहां पर एग्रीकल्चर में इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है, तो उससे वहां पर दलदली हो रही है जमीन, लीचिंग हो रही है वहां पर, है ना। कई सारे लोगों को जो है कैंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो इसी के लिए, इसी के कारण हो रहा है ना। तो यहां पर बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां पर जो है खेती की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एमएसपी वगैरह होता है वो क्या करता है, एक जो कृषि है, एक जो धान्य कृषि है, जिसको आप मोनो कल्चर भी बोल सकते हैं, है ना, किसका, खेती का, ठीक है ना, उसमें जो है उनको मोटिवेशन मिलता है कि वो एक ही तरीके की फसल लगाएं, वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन करें क्रॉप्स का, है ना, डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते वो लोग, है ना। तो इस तरीके का भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डाइवर्सिटी नहीं होती तो एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स अगर किसी सॉइल से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वहां पर सॉइल का क्या होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा, तो ओवरऑल फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा। यहां पर आप देखिए कि चावल और गेहूं के अधिक उत्पादन से क्या होता है, अगर किसी चीज की उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम है, तो उससे क्या होगा, उनकी कीमतों में गिरावट होगी। तो जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनकी आय कम होगी। तो जो हमारा लक्ष्य है कि इनकी आय को 2 गुना कर देंगे, तो क्या हम उसको मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली कि जो 50% लोग हमारे यहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज है प्राइमरी सेक्टर से, अगर उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 15% हमारी जीडीपी में रहेगा, तो क्या हम समावेशी विकास को यथार्थ रूप में प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर डिमांड सप्लाई जो है वो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो उसके कारण जो है फ्रिक्वेंटली जो है इन्फ्लेशन वगैरह देखा जाता है ना। उसका जो है सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, तो गरीबों को सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर जो डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच होता है उसके कारण जो है न्यूट्रिएंट्स का भी जो क्या हो जाता है। अब देखिए सिर्फ चावल गेहूं का वर्चस्व अगर है खेती में, तो वहां पर दाल हो गए, मोटे अनाज जिनको मिलेट्स बोलते हैं आप, अंडे वगैरह है, तो इधर की ओर क्या होता है कि लोग इधर की ओर जो है ध्यान नहीं देते हैं। वहां पर जो है अगर मोनोकल्चर हो जाएगा तो कई लोग वहां पर स्थानांतरित होंगे, कई लोग नहीं होंगे, तो उससे मांग और आपूर्ति का बेमेल हो जाएगा। तो वहां पर जो पोषण की असुरक्षा की स्थिति वो उत्पन्न हो जाएगी। उससे माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। यहां पर बोल रहे हैं जैसे विटामिन की, आयरन की कमी जो है, इस तरीके की जो है कमी लगातार उसका जो है कमी देखा जा रहा है, लगातार, ठीक है, देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या कि अब जो है लोगों की जो डाइट का पैटर्न है वो बदल जरूर रहा है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, वेस्टिंग की प्रॉब्लम है। हर जो दूसरी हमारे यहाँ फीमेल है उसमें जो है डेफिशिएंसी है, किसकी बताइए, एनीमिक है, आयरन की कमी है। तो ये सब प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है हमारे यहाँ, ठीक है ना। जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं हम लोग, हमारा जो है वो रूटीन ही नहीं होता कि हम लोग रूटीन चेकअप कराएं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद क्रॉस सब्सिडी की बात करें, जो पैसेंजर्स वगैरह को दिया जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि जो सर्विस डिलीवरी है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसे बताइए, क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो फ्रेट के चार्जेस होते हैं ना, उसमें वो बढ़ जाते हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो जो भी डिलीवरी होती है सर्विसेज की पुअर पीपल्स के लिए, वो उनका रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो वहां पर जो है वहां पर गुणवत्ता में ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा। जैसे माल भाड़ा बढ़ गया, ठीक है ना, उससे क्या होगा, यात्री के जो किराए हैं उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन किया जाएगा, है ना, क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान वहां पर किया जाता है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको जो सर्विस डिलीवरी की जाती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, उसमें ऋणात्मक जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। गुणात्मक प्रभाव भी जो है, डिलीवरी जो होती है, पुअर सर्विस डिलीवरी जो होती है, वो फिर वो लोग प्राप्त करते हैं, कौन लोग, जो गरीब व्यक्ति होते हैं। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद देखेंगे कि जो सब्सिडी बात की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, विद्युत आपूर्ति पे जो सब्सिडी की बात की जा रही है, उसके कारण सबसे खराब स्थिति जो है डिस्कॉम की है,
है, क्योंकि डायरेक्टली जो आपके कंज्यूमर से जो डायरेक्टली वहां पर बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो डिस्कॉम होता है। यहां पर तो क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो आपकी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है सब्सिडी देने के कारण। तो अब ये समझिए कि इनकी वित्तीय स्थिति खराब है, उनके पास है ही नहीं है चीजें। अगर जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास है ही नहीं है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना। मान लीजिए वाइबिलिटी ही नहीं उतने प्राइस में, तो कैसे करेंगे। तो इसमें जो आपके रिमोट एरियाज हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 24/7 जो है विद्युत आपूर्ति होती ही नहीं है, उसमें वो लोग असमर्थ होते हैं। ये डिस्कॉम वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख जाइएगा। बाकी जो है पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, अब ये 12 पॉइंट है, तो 12 के 12 पॉइंट हमको नहीं लिखना है एग्जाम में, स्कोप देखना हमको, हम कितने पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट बहुत होते हैं आपके लिए, चाहे वो 20 नंबर में लिखना हो, 15 नंबर में, चाहे 10 नंबर में लिखना हो, उतने ही पॉइंट होते हैं। हम क्वेश्चन में मार्क्स के हिसाब से जो है कि किस तरीके से हमको मार्क्स को फेच करना है, कितने जो है यहां पर स्कोप है 10 नंबर का या 15 नंबर का, उस हिसाब से हम पॉइंट्स को फिर एलाबोरेट करते हैं वहां पर, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए जो लोन वेवर की बात कर रहे हैं, जो फार्म लोन वेवर्स होते हैं, इसका सीधा सीधा एडवर्सली इंपैक्ट पड़ता है जो फाइनेंशियल हेल्थ हमारे बैंकिंग सिस्टम का, एनपीए में लगातार ग्रोथ इसके कारण भी होता है। लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है कि भैया लोन ले लो, चुकाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सरकार तो माफ कर देगी, है ना। ये लगातार हो भी रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि सब्सिडी पर जो है बहुत ज्यादा हमारा क्या है, व्यय है, उसके कारण जो जहां पर हमको विकास के लिए आवश्यकता है, मौद्रिक आयाम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, कि जहां पर हमको आवश्यकता है फाइनेंस की, जहां पर वित्तीयन की हमको आवश्यकता है, कि जैसे आर्थिक जो है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इकोनॉमिक जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सामाजिक जो हमारे यहाँ अवसंरचना है, जैसे कि अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, है ना। अब जैसे हम नॉर्मल फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नॉर्मल जो है वो सड़कें हो गई, रेलवे हो गए, पोर्ट्स वगैरह हो गए, तो ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर हमको धन व्यय करने की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे पास फाइनेंस की कमी है, ऊपर से यहां से जो आप सब्सिडी दे रहे हो, इसकी प्रतिपूर्ति कैसे करोगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में यहां पर ऋणात्मक प्रभाव देखा जाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, पहली चीज तो ये, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। केवल सरकार बनाने के लिए जो है वहां पर राष्ट्र के हित से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से या तो इनको कम किया जाए, है ना, ठीक है, और यहां पर जहां आवश्यकता हो वहीं दिया जाए, वोट बैंक के लिए ना दिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो इसका यूज भी किया जा रहा है, इसमें विकृत तरीकों को जो है टोटल एबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जैसे आपका जैम नंबर ट्रिनिटी जो है, जनधन योजना, आधार मोबाइल नंबर, तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये होता है कि जिसको दी जा रही कम से कम वो तो प्राप्त कर पा रहा है, तो यहां पर जो घोस्ट बेनिफिशियरीज है उनका फंडा खत्म होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से रिलेटेड, बिल्कुल टेक्निकल चीज है ये आपकी। तो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया ने ये बोला है कि यहां पर बहुत ज्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि अर्थ पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा सोलर एक्टिविटी का, जिसका कारक कौन है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब इसको समझिएगा, तो ये एक तरीके का विक्षोभ है ना, आप पढ़ते होंगे, डिस्टर्बेंस है, कहां पर, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। मैग्नेटोस्फीयर में ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो सोलर जो विंड्स होती है उसमें वेरिएशन के कारण होता है, और उसी के कारण फिर जो है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह जो है देखे जाते हैं अर्थ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके परिणाम स्वरूप ये हो सकता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसमें रैपिडली जो है डिक्लिनेशन देखा जा सकता है, ठीक है ना, गिरावट आ सकती है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है, किसकी, पृथ्वी की, ठीक है। अब यहां पर जो बताया जा रहा है कि जो इनकमिंग सोलर मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली कहां पर पड़ता है, साउथवर्ड होता है, वो इंटरेक्ट करता है सशक्त रूप से अर्थ के अपने स्वयं का, जो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है, उसी के कारण यहां पर डिस्टरबेंस देखा जाता है। अब ये चेंज जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाउ कर देगी जो भी आपकी सोलर विंड पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉस करने के लिए, जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही है, फिर वो जाके हिट करेगा किसको, एटमॉस्फेयर को, कहां पर, पोल्स के करीब, ध्रुवों की बात कर रहा हूं मैं सॉरी, ध्रुवों की बात कर रहा हूं वहां पर, बिल्कुल ये आपका कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको देख जाइएगा, ठीक है ना। और इसको मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी की सीरीज में कराया भी है ना। और ये जो सोलर विंड्स की बात कर रहे हैं, ये सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है कहां पर, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के शेप पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा,
है ना। उसके बाद जो सोलर विंड्स में वेरिएशन होता है उस पर भी, और उसी के कारण फिर जो है अर्थ पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह देखा जाता है। और यहां पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे तो इसके कारक जो है रेडियो ब्लैकआउट्स हो सकता है, जीपीएस में डिसरप्शन हो सकता है ना, एविएशन सर्विसेज में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ना, स्लो डाउन हो सकता है वो, या फिर नेविगेशन सिस्टम फेल्योर भी हो सकता है। तो ये सब ऋणात्मक प्रभाव वहां पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, टर्म्स है जो वो बता रहे हैं, तो मैग्नेटोस्फीयर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है हमारे प्लैनेट के अराउंड जहां से हमारे प्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। तो हमारे ग्रह के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के जो है वहां पर क्या होती है, उपस्थिति होती है, ठीक है। और वहीं से मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो मैग्नेटोस्फीयर है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, बताइए, जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो आपके एमिटेड जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए वो क्या है, इनहेबिटेंट्स है, ठीक है ना। उसके बाद कोरोनल जो मास इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं, या हाई स्पीड स्ट्रीम होता है जो आपका अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है ना, वो भी सीधा सीधा स्ट्राइक करता है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कोरोना का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है ना, जो आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसका जो आपका आउटर पार्ट होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ऐसा समझिए लार्ज एक्सपेल्शन होता है प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, जो सन के कोरोना से होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है हाईली आयोनाइज्ड गैस है जो आपकी सन में प्रेजेंट होती है ना। फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है ना, ये बताइएगा। और तारे का जीवन चक्र ये मैंने बहुत अच्छे से बताया एनसीईआरटी की सीरीज में, ज्योग्राफी में आप लोगों ने अगर देखी होगी तो, है ना। तो वो बताइएगा कि तारे का जीवन चक्र कैसे होता है, जिसमें हम रेड जाइंट पढ़ते हैं, है ना, सारी चीजों को पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, वहां पर क्या है, ब्लैक होल क्या होता है, तो किस तरीके से जो है तारे का जीवन चक्र वो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोना जो आउटर मोस्ट पार्ट है सन का मैंने पहले ही बताया है आपको, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेवल करती है तो एज लो एज 250 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां पर हाईएस्ट की बात करें तो 3000 किलोमीटर पर सेकेंड है। सोलर फ्लेयर की बात करें तो ये सन से निकलने वाला ह्यूज एक्सप्लोजन है आपका, है ना, विशाल आपका क्या है, विस्फोट है, ठीक है। ये अपीयर होता है अचानक और कई मिनट तक भी देखा जा सकता है इसको, है ना, किसी विशेष रीजन में, ठीक है। उसके बाद यहां पर बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो ये यहाँ पर नॉर्मल सी चीजें ये बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सोलर फ्लेयर जो है वो क्या करती है, क्या क्या एमिट करती है, तो यहाँ पर ह्यूज बर्स्ट देखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके अंतर्गत एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट आपका रेडिएशन है, विजिबल लाइट भी होती है, रेडियो वेव्स भी होते हैं। डिफरेंस क्या होता है सोलर फ्लेयर और सोलर विंड में, तो सीधी बात है, सोलर विंड जो है वो क्यों, मतलब वो क्यों आती है, कांस्टेंट जो कांस्टेंट देखें अगर हम सतत रूप से देखें तो उसका ऑकरेंस क्यों देखा जाता है, ड्यू टू द कोरोना ऑफ द सन, ठीक है। सूर्य के लगातार फैल रहे होने के कारण, कोरोना के कारण ही सौर हवाओं का मूवमेंट देखा जाता है, सौर हवाएं इसीलिए लगातार चलती हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे सोलर फ्लेयर का, है ना, सोलर विंड की बात कर रहे हैं, ठीक, वो कोरोना के कारण जो है वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, उसका मूवमेंट दिखाई देता है कोरोना के कारण। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है लगातार फैल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अगर सोलर फ्लेयर की बात करेंगे आप तो ये 11 ईयर का एक साइकिल होता है, तो वो उसी 11 साल के चक्र के अनुसार चलती है। दोनों में ये जो है डिफरेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 का रिपोर्ट है। तो भैया इसने बोला है भारत को डेजिग्नेट किया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो भारत को जो है चिंता का जो है देश बताया है इसमें, ठीक है। तो ये जो कमीशन है वो क्या है देख लेते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट है ना, बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, द्विदलीय निकाय लिखा गया है, बाई पार्टीशन बॉडी। क्रिएट किसने किया है, तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 ऑफ यूएस के अंतर्गत इसको जो है क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो एक्ट है वो उसके अंतर्गत क्या रिक्वायर होता है, तो ये जो यूएससीआईआरएफ है वो एनुअली जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है पर्टिकुलर जो है कंसर्न का किसको डेजिग्नेशन दिया जाए, कौन कौन से देशों में ऐसा संकट है, तो ये इस तरीके का काम करती है, उसी की पहचान करती है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो। अब भलाई वहां पर रेसिज्म है, ब्लैक और व्हाइट की सबसे ज्यादा समस्या आपकी कहां पर है, यूएस में है,
लेकिन ये देख यूएस की संस्था है तो यहाँ देख रही हैं, तो वो ठीक है। ये कई सारी जो संस्थाएं होती है वो बायस भी होती है। यहाँ पर इंडिया ने इसको जो है अपोज भी किया है। तो ये अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें वगैरह भी देती है ना, और धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन ना हो तो उसके लिए ये आपका निगरानी वगैरह करती है वैश्विक स्तर पर। इसके डिसीजन जो है बाइंडिंग नहीं है यूएस गवर्नमेंट में, तो एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी है। अब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो डिजिग्नेशन दिया गया है तो उसमें क्या मतलब है, तो इसकी सीधी बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक है, जो मानदंड है, उन पर जो खराब प्रदर्शन करने वाली सरकार है उनकी श्रेणी के अंतर्गत ये आएगा। अब इस रिपोर्ट में जो भारत पर मुख्य एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें यह बोला गया है कि भारत प्रमोट कर रहा है हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को, ऐसा बोला गया है, हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडे को जो है प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कि बाहर का अगर कोई देश इस तरीके की बात कर रहा है भारत के बारे में, तो हमारे यहां जैसी जो है बहुलवादी संस्कृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जो ये कुछ समस्याएं हैं उसका एंगल पॉलिटिकल है। ठीक है, तो ये बोला गया है। अब इसका सबका विरोध करेगा भारत। दूसरी चीज इसने बोला है कि हमारे भारत की जो नीतियां हैं मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, दलित और जो अन्य आपके रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं उन पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां पर यह भी बोला है कि वो कंटिन्यू करेगी, है ना, भारत सरकार ने मौजूदा और जो नए कानून है, ठीक है, वो देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति है, तो उसमें बोला कि उसकी जो संरचना है वो भी ऋणात्मक है ना। तो ये एक तरीके से हिंदू राज्य की ओर हम अग्रसर रह रहे हैं। बार बार इसी चीज को हाईलाइट किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसने ये भी हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए, है ना, उसका यूज भी जो है इरेशनल तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने जो धार्मिक और धर्मार्थ जो एनजीओ वगैरह उनके लाइसेंस और इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग है उसके विरुद्ध अवरोध उत्पन्न किया। तो बिल्कुल करेंगे भैया, क्योंकि उसका यूज जो कर रहे हैं ये वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एनजीओ को अगर हमने बैन किया है या उनकी फाइनेंसिंग पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया तो आप ऑडिट करा लो। ट्रांसपेरेंट ऑडिट कराने के लिए क्यों तैयार नहीं हो आप यहाँ पर? हाँ, तो हमारे यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है वो आपका, और इंटरनल जो हमारे डिस्टर्बेंस है उसका भी कारक है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बिल्कुल जो है रिजिड तौर पे यहाँ पर दे दी है। इसके बाद नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को जो है यहाँ पर बोला गया है कि इन्होंने हिंदुओं को ईसाई इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए दबाव, मतलब इतनी इरेशनल चीजें इन्होंने बोला है। कभी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, लेकिन हमको जो है ये देखना चाहिए कि किस तरीके से बाहर की संस्थाएं जो है हमारी आंतरिक जो भी आंतरिक शांति है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत सारे गंभीर उल्लंघन के मानदंडों को भी भारत पूरा कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये डेजिग्नेशन भारत के लिए ठीक है। अब भारत की जो अनुक्रिया है, यहाँ पर प्रतिक्रिया है, वो क्या है? तो इंडिया ने सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया सबसे पहले इसको। दूसरी चीज ये यहाँ पर बोला गया कि भारत जो है लगातार तीसरा वर्ष है जब वो भारत जो है सीपीसी अनुशंसा जो है इस तरीके की भारत को प्राप्त हुई। तो बोल रहे हैं कि लगातार 3 साल से आप हमको यही बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर ये बोला है कि भारत ने पास में भी ये बोला है कि जो ये संस्था है उसका जो अधिकार क्षेत्र है इस पे हमने पहले भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, और बोला है कि इसका जो आपका इवैल्यूएशन एनालिसिस है वो आपका तार्किक नहीं है। ठीक है, 2020 में भारत ने इसमें विशेष चिंता का संगठन की संज्ञा भी दी थी, इसको भारत नहीं दिया था। भारत ने इसको बोला कि यही खुद ही कंसर्न संस्था है ये पर्टिकुलर, है ना, इस संस्था के संदर्भ में भारत में। और हमने ये भी बताया कि हमने अपने नागरिकों को भैया कॉन्स्टिट्यूशनल भी जो है गार्ड किया है, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको भी। ठीक है, और हम किसी विदेशी संस्था के उच्चारण के लिए किसी अधिकार को मानते नहीं, हमने संवैधानिक संरचना सुरक्षा भी वहां पर दे रखी है, सीधी बात है। ठीक है ना, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये हमारी संप्रभुता का भी मुद्दा है ना। ठीक है ना, हम किस तरीके से अपने नागरिकों की जो सुरक्षा कर रहे हैं, मानवाधिकारों को किस तरीके से बहाल कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीजें। यहां पर इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इससे भारत की छवि खराब हो सकती है ना। अमेरिका जो है कई सारे जो है प्रतिबंध लगा सकता है, ये भारत के लिए दबाव पैदा कर सकता है, नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पर अमेरिका जो है और भारत उसके बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके मुद्दे उठ सकते हैं, तो इससे संदर्भित जो कंसर्न है वो बाहर आ सकते हैं। फास्फेटिक और पोटाश जो उर्वरक है उसके संदर्भ में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की बात करेंगे। तो जो खरीफ का मौसम है इसमें हमारी जो यूनियन कैबिनेट है
तो यहाँ पर जो हमारा यूनियन कैबिनेट है उसने खरीफ के जो फसल है उसके मौसम के लिए फास्फेटिक और पोटास जो पोटेसिक बेस्ड आपके फर्टिलाइजर उर्वरक है उनके लिए पोषक तत्व पर बेस्ड जो है आपकी सब्सिडी दरों के लिए जो हमारा फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बहुत अच्छी चीज है। की पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पर सरकार ने जो आपके जो भी फर्टिलाइजर्स जो भी आपके उर्वरक के निर्माता हो चाहे वो आयातक हैं उनके माध्यम से किसानों को जो है वहां पर सब्सिडाइज्ड रेट पे रियायती मूल्य पर यूरिया और 25 ग्रेड के जो आपके फास्फेटिक और पोटाश उर्वरक हैं वो उपलब्ध करा रही। पहली चीज इनपुट हो गया, ये सहायता हो जाएगी किसानों को, ठीक है ना। और ये जो है आपकी नेशनल लेवल पे जो आपका बेस्ड आपकी सब्सिडी योजना उसी के द्वारा इसको भी नियंत्रित किया जा रहा है ना, जो आपका नेशनल बेस्ड सब्सिडी है वही, ठीक है ना, उसी के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि अभी जो है रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके कारण बहुत ज्यादा प्राइस में जो है इंक्रीमेंट देखा गया। फर्टिलाइजर वगैरह में बहुत सारा हम यहां पर इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके तहत ये आपका एक पॉजिटिव हमारे यहाँ क्या है, पॉजिटिव क्या लिया गया है, यहाँ पर एक्शन लिया गया है, ठीक है। तो अगर यहां पर बात किया जाए गवर्नमेंट ने जो ये डिसाइड किया है इससे क्या होगा कि जो प्राइस हाइक हुआ है उसको कहीं ना कहीं वो जो आघात है अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के संदर्भ में, जो अंतरराष्ट्रीय आयामों के संदर्भ में जो आघात लगा है उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है यहां पर सरकार ने इस तरीके का आयाम अपनाया है। इसके बाद जो सब्सिडी है ये आपकी वो फर्टिलाइजर कंपनीज को कैसे दिया जाएगा, तो जो भी उर्वरक कंपनियां हैं उनको एक फिक्स जो स्वीकृत दर है उनके अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी ताकि वो किसानों को जो है वाइबल रेट्स पे सस्ती कीमत पर जो है उर्वरक उपलब्ध करा सके, है ना। अगर वो उस जो भी आपका स्टैंडर्ड जो भी मानक जो भी स्वीकृत दर है उस पर वो अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो फिर उनको सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाएगी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने यहां पर डिसाइड किया है कि सब्सिडी देगी 2501 पर बैग जो आपका डीएपी इंस्टेड है ना, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आपकी सब्सिडी है वो 1650 है पर बैग, है ना, विच इज अ 50% इंक्रीमेंट ओवर द लास्ट ईयर सब्सिडी रेट। तो बढ़ाने की आवश्यकता भी थी भैया, बढ़ाने की इसलिए थी क्योंकि अभी जो है रेट्स में बहुत ज्यादा क्या है अनएक्सपेक्टेड हाइक देखा गया है क्राइसिस के कारण। इसके बाद आप देखेंगे कि जो कच्चा माल है और जो आपका डीएपी है उसके बीच में अगर प्राइसेस में अगर डिफरेंस देखेंगे, वृद्धि देखेंगे तो लगभग 80% रेंज देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% है इंक्रीमेंट जो प्राइस देख रहे हैं आप डीएपी में और उसके रॉ मटेरियल में। तो रेंज देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% है, इसलिए भी आवश्यकता यहां पर है ना। और सब्सिडी जो बात करें फॉस्फेटिक और पोटेसिक जो आपका फर्टिलाइजर है ना, तो वो किस पर बेस्ड होगा, तो नेशनल बेस्ड सब्सिडी रेट्स होंगे उसमें खरीफ के सीजन 2022 के लिए, जो क्या इंश्योर करेगा तो भैया स्मूथ अवेलेबिलिटी हो जाएगी इन फर्टिलाइजर्स की अफोर्डेबल प्राइस में फार्मर्स को। रेपिटेशन है ये पॉइंट देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, बताइए जरा कि ये स्थापित कब किया गया था, किस तरीके की बॉडी एनजीओ है कि कोई आपका वैधानिक संस्था है कि कोई किस तरीके का संगठन है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट और मेकिंग पीस विथ नेचर ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, तो सारी की सारी रिपोर्ट जो यहां पर दी गई है ये पब्लिश करता है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर एमसीक्यू इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके बारे में यहां पर दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना है। तो पहला जो यहां पर लिखा गया स्टेटमेंट कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज ए ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, है ना, मतलब 2019 बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरी बात यहां पर लिखी गई है स्टेटमेंट में कि इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया रेगुलेट करना है ऐसे मुद्दों को, ऐसे विवादों को हल करना जो आपका राइट्स जो है कंज्यूमर का उनका वायलेशन करते हैं। उसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ आर करेक्ट, जो कि आपका बी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।